हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अचीविंग गोल्स। तो, तो आज के हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं अपनी फर्स्ट यूनिट वेब डिज़ाइनिंग की, जो है इंट्रोडक्शन ऑफ वेब डिज़ाइनिंग। वन शॉट में, ठीक है, पूरी यूनिट हम आज निपटाने वाले हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इंट्रोडक्शन। वेब डिज़ाइन इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड बिल्डिंग अ कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स। वेब डिज़ाइन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं और बिल्ड करते हैं कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स का। जो फाइल्स क्या करती है, डिटरमाइन करती है, दैट डिटरमाइन द लेआउट, colors, text, styles, structure, graphics, images, and use of interactive features that deliver pages to one site visitor। ये सब चीजें क्या करती है, डिटरमाइन करती है और डिलीवर करती है पेज टू विजिटर को। जो वेबसाइट पे विजिट करता है उसे क्या करती है, डिलीवर करती है। It includes many different skills and disciplines in the production and maintenance of websites। इसमें क्या आता है, इसमें कई सारी स्किल्स आती है और डिसिप्लिन आते हैं इन द प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस, इसे सही करने में, मेंटेन करने में और प्रोडक्ट मतलब बनाने में ऑफ वेबसाइट। द डिफरेंट एरिया ऑफ वेब डिजाइन इंक्लूड्स वेब ग्राफिक डिजाइन, इंटरफेस डिजाइन, यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन एंड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसके अंदर बहुत सारे क्या है, एरियाज हैं वेब डिजाइन के अंदर जो उसमें इंक्लूड होते हैं। जैसे ग्राफिक डिजाइन है, इंटरफेस डिजाइन है और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। अब आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ वेब डिज़ाइन। एक अच्छी वेबसाइट को क्या होती है, ज़रूरत होती है वाइड रेंज ऑफ प्रोफेशनल्स जो एक्सपर्टाइज होते हैं इन डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में। देयर कलेक्टिव एफर्ट्स नीड टू पुट इन व्हेन देयर इज अ क्रिटिकल डिसीजन टू टेक प्लेस। 8 गुड डिसीजन इज principles which will make website user friendly and effective। हम क्या करेंगे, 8 गुड डिजाइन प्रिंसिपल्स डिस्कस करेंगे यहाँ पर जो वेबसाइट को अच्छा और यूजर फ्रेंडली बनाएगा। सबसे पहले देखते हैं सिंपल इज द बेस्ट। फर्स्ट पॉइंट है सिंपल इज द बेस्ट। ओवर डिजाइन्ड वेबसाइट मे नॉट वर्क। पुटिंग टू मैनी एलिमेंट्स ऑन द पेज may lead to distract visitors from the main purpose of the website। मतलब कि अगर हम बहुत सारे एलिमेंट यूज कर लेंगे अपने वेबसाइट में तो विजिटर को क्या करेगा, और डिस्ट्रैक्ट कर देगा अपने मेन एम से, मेन पर्पस जो होगा उसका वेबसाइट पे आने का। तो सिंप्लिसिटी ऑलवेज वर्क्स इन एन इफेक्टिव वेब पेज डिजाइन। कीप योर डिजाइन एज सिंपल एज पॉसिबल सो दैट द विजिटर्स कैन फील इट इजी टू यूज एंड फाइंड देयर वेज इजीली। अब सेकंड पॉइंट है मोबाइल फ्रेंडली। More people are using their phones or other devices to browse the web। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और वेबसाइट को खोलने के लिए, और बहुत सारे लोग और दूसरे डिवाइसेस पर भी खोलते हैं वेबसाइट को। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंसिडर बिल्डिंग अ वेबसाइट विद अ रेस्पॉन्सिव लेआउट वेयर योर वेबसाइट कैन एडजस्ट टू डिफरेंट स्क्रीन। मतलब इस तरह से बनानी है वेबसाइट कि मतलब वो सारी स्क्रीन पे जो है एडजस्ट हो जाए डिफरेंट स्क्रीन्स पर। जैसे टैब पर खोले तो वो भी चल जाए सही से, मतलब इधर उधर ना हो, सही से उसका लेआउट दिखे। लैपटॉप पे और मोबाइल पर सब पर चलनी चाहिए, मतलब जितने भी डिवाइसेस हैं सही चलनी चाहिए उन पर। अब है लोड टाइम। लोड टाइम क्या होता है, वेटिंग फॉर अ वेबसाइट टू लोड विल लूज विजिटर्स नियरली हाफ ऑफ विजिट टू लोड इन 2 सेकेंड और लेस। मतलब जैसे हम कोई सी भी वेबसाइट खोलते हैं और वो खुलती नहीं है जल्दी से और वो लोड होती रहती है, तो क्या करते हैं उससे जो है विजिटर्स चले जाते हैं, और नियरली जो विजिटर्स होते हैं ना वो वेट करते हैं 2 सेकेंड या उससे कम कोई वेबसाइट खुलने के लिए। अगर इस इतने में नहीं खुलती 2-3 सेकेंड तक, तो क्या होता है, वो विजिटर दूसरी वेबसाइट पे चला जाता है एंड दे विल पोटेंशियली लीव अ साइट दैट इजंट लोडेड विद इन 3 सेकेंड। अब फॉर द कंटेंट। अब अच्छी वेबसाइट के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसका कंटेंट भी अच्छा होना चाहिए, जब भी विजिटर्स कस्टमर्स में बदलेंगे आपके। एन इफेक्टिव वेबसाइट हैज़ बोथ ग्रेट डिज़ाइन एंड ग्रेट कंटेंट। बाय यूजिंग ग्रेट कंटेंट
can attract and influence visitors by converting them into customers. कलर, अब क्या करते हैं लोग, बहुत सारे कलर्स डाल देते हैं वेबसाइट के अंदर अपनी, वो भी एक अच्छा नहीं लगता। मतलब आपने हर जगह एक नया कलर लगा रखा है, एक इधर, मतलब कलर पे कलर यूज करे जा रहे हैं आप, तो चीज़ भी अच्छी नहीं लगती। बस मैक्सिमम जो होना चाहिए वो 5 होने चाहिए, 5 तरह के, 5 डिफरेंट कलर्स हम यूज कर सकते हैं वेबसाइट को बनाने में, जो इससे हमारी वेबसाइट होगी ना, वो ऐसी नहीं लगेगी बुरी कि हाँ देखने से अजीब लग रही है। कलर हैज द पावर टू कम्युनिकेट मैसेजेस, कीप द कलर सिलेक्शन लिमिटेड टू लेस देन 5 कलर्स, complementary colors work very well. Typography has an important role to play on your website. It commands attention and work as the visual interpretation of the brand voice. मतलब जैसे इसका मतलब है टाइपोग्राफी, मतलब जैसे हमारा डिज़ाइन किस तरह से है वेबसाइट का, है ना, वो डिज़ाइन मतलब टेक्स्ट किधर है लिखा हुआ है, ये सब चीज़ें। अब इमेजरी, इमेजरी इज अ वेरी विजुअल एस्पेक्ट यूज्ड विद इन कम्युनिकेशंस, मतलब इसके अंदर वही चीज़ें आती हैं, फोटोग्राफी है, इमेज है, वीडियो है, या और जितनी भी तरह की ग्राफिक्स होती हैं वो हम यूज़ करते हैं, वो इमेजिनरी में आता है, इमेजरी में आता है। अब नेविगेशन, नेविगेशन इज अ वे फाइंडिंग सिस्टम used in a website where visitors interact and find what they are looking for. मतलब नेविगेशन क्या है, एक वे फाइंडिंग सिस्टम है, जिससे क्या होता है कोई भी विजिटर आता है और वो कोई चीज़ ढूंढने की कोशिश करता है इस वेबसाइट पर। जैसे कोई भी हम वेबसाइट पे गए और उस पर कोई चीज़ हम ढूंढने की चीज़ कोशिश कर रहे हैं और चीज़ हमें आसानी से मिल जाती है, तो हम देखते हैं, मतलब अगर हमें नहीं मिल पाती वो बहुत देर में मिलती है, तो हम ऐसी वेबसाइट को जल्दी से खोलना पसंद नहीं करते। तो बस वही चीज़ है नेविगेशन। इफ द वेबसाइट नेविगेशन इज कंफ्यूजिंग, विजिटर will give up and find what they need elsewhere. Keeping navigation simple, consistent, and every page is a key planning process. Defining the, इसका फर्स्ट पॉइंट है डिफाइनिंग द पर्पस एंड गोल्स ऑफ योर वेबसाइट, कि आपका जो वेबसाइट है उसका पर्पस और गोल क्या है। पहले तो ये प्लान करने में फर्स्ट पॉइंट ये है हमारा कि उसका पर्पस और गोल क्या है। The first thing you need to decide is what type of website you are going to create, कि मतलब किस तरह की वेबसाइट आप बनाना चाहते हैं, आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा। In most cases, websites are created specifically for commercial purposes, which are usually the following. ज़्यादातर जो वेबसाइट्स बनती हैं वो कमर्शियल पर्पसेस पर बनती है, जैसे कि सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज, पर्सनल एंड पॉलिटिकल प्रमोशन, creating valuable content for the target audience and selling ad space on a website, creating a positive image for a brand. Second है plan your content. Content on your site can range from a description text, image, checklist, videos and more. कंटेंट में क्या करते हैं, मतलब जैसे डिस्क्रिप्शन है, आपका टेक्स्ट है, इमेजेस है, चेकलिस्ट है, वीडियोस और जितनी चीज़ें बचती हैं वो सब आपकी कंटेंट में आती है। यू कैन क्रिएट वेबसाइट कंटेंट योर सेल्फ, आप अपने आप भी बना सकते हैं अपना कंटेंट, और विद द हेल्प ऑफ टीम, और किसी टीम के द्वारा भी बनवा सकते हैं, और आउटसोर्स स्टफ, और किसी और से भी आउटसोर्स स्टफ से भी बनवा सकते हैं आप बाहर से। अब है डिसाइड ऑन फंक्शनलिटी एंड बजट, डिसाइड करना फंक्शनलिटी एंड उसका बजट। सेटिंग अ रियलिस्टिक बजट स्टार्ट्स विद डिटरमाइनिंग व्हाट यू वांट द साइट टू डू। एक बजट सेट करना जिस चीज़ के लिए आपकी वेबसाइट काम करने वाली है, ये चीज़ क्रिएटिंग अ वेबसाइट स्पेसिफिकेशन विल हेल्प यू प्रायोरिटाइज इट्स फीचर्स। वेबसाइट्स के स्पेसिफिकेशन बनाना आपको फीचर्स जो होते हैं उसको प्रायोरिटाइज करने में मदद करता है। द इम्पोर्टेंट थिंग्स यू टू कंसिडर इंक्लूड डिज़ाइन, हाउ मच कस्टमाइजेशन फ्रीडम डू यू नीड, कितनी कस्टमाइजेशन फ्रीडम आपको चाहिए, ये चीज़। डू यू हैव विजुअल कंटेंट रेडी फॉर योर फ्यूचर साइट। कंटेंट, हाउ मेनी वेबसाइट पेजेस विल यू हैव, कितनी वेबसाइट पेजेस आप पर है।
Will you write the copy by yourself or outside? Source it to copywriters. आप अपने आप अपना कंटेंट लिखेंगे या आउटसोर्स से? Functionality. How do you want to track your leads? What payment options will you offer on your website? किस तरह के पेमेंट ऑप्शंस आप देते हैं? Will you provide downloadable information to your audience? क्या आप डाउनलोडेबल इंफॉर्मेशन अपने ऑडियंस को देना चाहते हैं? टेस्ट इट आउट, ये है फोर्थ पॉइंट हमारा कि बनने के बाद उसको चेक करना. व्हेन योर वेबसाइट इज रेडी इट्स क्रूशियल टू टेस्ट इट फॉर बग्स. हम उसको बनने के बाद चेक करेंगे कि उसमें बग्स तो नहीं है. व्हाइल टेस्टिंग यू मे आल्सो रिवील सम माइनर इश्यूज you might have missed initially during the development phase. में हम चेक करते हैं कि कोई बग्स तो नहीं रह गया, और इस चीज़ में हम ये चीज़ और देख लेते हैं, माइनर इश्यूज चेक कर लेते हैं कि जो बनाते हुए कहीं हमारे कोई चीज़ रह तो नहीं रही वेबसाइट बनाते हुए, तो टेस्टिंग में चेक कर लेते हैं हम. लास्ट पॉइंट है मेंटेन योर साइट. अब इतना करने के बाद ये नहीं कि आपका काम खत्म हो गया, आपको अपनी वेबसाइट को मेंटेन भी करके रखना है, टाइम टू टाइम अपडेट भी करना है. द वर्क ऑन योर वेबसाइट isn't over. You launch it. Managing a website is an ongoing process that reflects the status of your brand. वही जो मैंने बताया, मैनेज करना होता है, उसको मेंटेन करना होता है साइट को. यू शुड ऑल्सो अपडेट योर वेबसाइट रेगुलरली विद द न्यू कंटेंट. आप रेगुलरली अपने साइट को क्या करना है, वेबसाइट को अपडेट करना है टू स्टे रिलीवेंट ऑन टू योर टारगेट ऑडियंस. अगर आप टारगेट ऑडियंस जो आपने टारगेट कर रखी है उतनी ऑडियंस चाहते हैं अपनी साइट पर. एंड कीप योर साइट ऑप्टिमाइज्ड फॉर सर्च इंजन्स. और ऑप्टिमाइज करनी है मतलब जैसे हम सर्च करते हैं कोई भी वेबसाइट तो वो ऊपर आती है ना सर्च इंजन्स में, गूगल वगैरह में, तो वो ऑप्टिमाइजेशन होता है. और अभी आगे पढ़ेंगे वो भी. अब है डोमेन्स. डोमेन्स क्या होता है? एवरी कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट हैज़ एन एड्रेस विच इज़ यूनिक इन नेचर. हर एक कंप्यूटर का अपना एड्रेस होता है जो सबका अलग होता है. इट इज़ अ स्ट्रिंग ऑफ नंबर्स इज रेफर टू एज आईपी एड्रेस. ये नंबर्स होते हैं जिन्हें हम आईपी एड्रेस कहते हैं. टू कम्युनिकेट विद ईच अदर कंप्यूटर्स आइडेंटिफाई अनदर कंप्यूटर विया. हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए कंप्यूटर्स क्या करते हैं, एक दूसरे कंप्यूटर के जो आईपी एड्रेस है उनको आइडेंटिफाई करते हैं. इट इज रिप्रेजेंटेड इन आइदर डॉटेड डेसिमल नोटेशन और इन अ बाइनरी डेसिमल नोटेशन. या तो ये डेसिमल नोटेशन में लिख सकते हैं, डॉटेड डेसिमल नोटेशन में, या फिर बाइनरी डेसिमल नोटेशन में. जैसे एग्जांपल लेते हैं, द एड्रेस, ये एड्रेस दिया है 172 करके, है ना. व्हेन रिप्रेजेंटेड लाइक दिस इन डॉटेड डेसिमल नोटेशन, ये डॉटेड डेसिमल नोटेशन में है. एंड इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू बाइनरी नोटेशन, और हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी नोटेशन में. आफ्टर कन्वर्जन इट बिकम्स, कन्वर्जन कर लेंगे. 172 की बाइनरी ये है, 16 की ये है, 122 की ये, 204 की ये. बट इट इज डिफिकल्ट फॉर ह्यूमंस टू रिमेंबर दिस आईपी एड्रेस, thus to find the location on the internet easily. मगर ये इतना बड़ा कोड हर एक चीज़ का ह्यूमन के लिए मुश्किल है याद रखना, हर एक वेबसाइट के लिए. तो क्या करते हैं, DNS was invented. DNS stands for domain name server. It implements a distributed database which translate IP address into a unique alphanumeric address. तो DNS आता है, DNS डोमेन नेम सर्वर. ये क्या करता है, एक डाटाबेस बनाता है जो ट्रांसलेट करता है IP एड्रेस को यूनिक अल्फान्यूमेरिक एड्रेस में, विच इज रेफर्ड टू एज डोमेन नेम. जिन्हें क्या कहते हैं हम, डोमेन नेम. जैसे ये है www.google.com. तो google.com जो है हमारा क्या है, ये हमारा डोमेन नेम है. जैसे yahoo.com है, ये हमारा डोमेन नेम है. अब देखते हैं टाइप्स ऑफ डोमेन नेम्स. कितने तरह के हमारे डोमेन नेम होते हैं. पहला है टॉप लेवल डोमेन, TLDS. इसमें क्या होता है, TLD आर द हाईएस्ट लेवल इन डोमेन नेम सर्वर स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरनेट. ये हाईएस्ट लेवल का डोमेन नेम सर्वर स्ट्रक्चर होता है. इट इज समटाइम आल्सो रेफर्ड टू एज एन एक्सटेंशन. इसमें दो तरह के होते हैं. एक होता है कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन, CCTLD इसकी शॉर्ट फॉर्म है. इट कंसिस्ट ऑफ 2 लेटर्स डोमेन दैट इंक्लूड 1 एंट्री फॉर एवरी कंट्री. और वो 2 लेटर जो होते हैं वो हर एक कंट्री का कोड होते हैं, मतलब वो कंट्री का बताते हैं. जैसे एग्जाम्पल .in है और इंडिया के लिए है ये. .au जो है ऑस्ट्रेलिया के लिए है ये.
और .us यूनाइटेड नेशंस के लिए है, और इसी तरह और कंट्रीज के भी होते हैं। ओनली द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्रीज आर अलाउड टू देयर स्पेसिफाइड CCTLD। जो वो कंट्रीज के रेसिडेंट होते हैं उन्हें ही अलाउ करती है कंट्री स्पेसिफाइड CCTLD में, ठीक है ना, यूज करने के लिए। बट नाउ सम कंट्रीज अलाउड द यूजर्स आउटसाइड देयर कंट्री टू रजिस्टर देयर करस्पॉन्डिंग CCTLDs। मगर कुछ कंट्रीज ऐसी भी है अब जो आउटसाइडर्स को, जो कंट्रीज का आउटसाइडर है उनको भी परमिट करती है रजिस्टर करने के लिए। अब है सेकंड जेनरिक को टॉप लेवल डोमेन्स। These are open for registers to all the users regardless of their citizenships, residence और age। इसमें जितने भी यूजर्स हैं वो बिना किसी सिटीजनशिप बेसिस, रेजिडेंस बेसिस और एज के बेसिस पे कोई भी, हर एक पर्सन जो यूजर है उसका, वो क्या कर सकता है, रजिस्टर कर सकता है। जैसे .com फॉर कमर्शियल साइट्स के लिए, .net फॉर नेटवर्क कंपनीज के लिए, .biz फॉर बिजनेस, .org फॉर ऑर्गेनाइजेशन, .edu, .edu for education। Second level, it is just below the TLD in the DNS hierarchy। DNS hierarchy में जो TLD है उसके बाद जो लेवल आता है वो सेकंड लेवल है। इट इज ऑल्सो नेम्ड एज लेबल example.co.in। तो इसमें .co जो हुआ ना, ये हमारा सेकंड लेवल है, और ये .in ये क्या है, TLDS जो हमारा फर्स्ट वाले का टॉप लेवल डोमेन is the second level domain under the .in CCTLD। अब है थर्ड लेवल, दिस इज डायरेक्टली बिलो द सेकंड लेवल। एग्जाम्पल yahoo.co.in। इसमें क्या है, .yahoo जो है वो हमारा थर्ड लेवल डोमेन है, ठीक है ना, इज द थर्ड लेवल डोमेन अंडर द सेकंड लेवल डोमेन .co विच इज अंडर इन द टॉप लेवल डोमेन जो क्या है हमारा .in। सब डोमेन क्या होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ हायर डोमेन नेम इन DNS हायरार्की। ये पार्ट होता है हायर डोमेन नेम का DNS हायरार्की में। और yahoo.com comprises a subdomain of .com domain .yahoo.com। तो यहाँ पर ये जो लॉगिन है ये क्या हुआ, सब डोमेन। अब देखते हैं इसके एडवांटेजेस। यूजर नॉट नीड टू रिमेम्बर द IP एड्रेस। हमें IP एड्रेस रिमेम्बर या याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। मोर रिलायबल एंड सिक्योर है ज़्यादा। डिसएडवांटेजेस, IP एड्रेस चेंजेस ड्यू टू सेवरल रीजंस। इसका मतलब यह है कि जो हमारा IP एड्रेस अगर किसी रीजन से अगर चेंज होता है, जो पुराना वाला IP एड्रेस था वो हमें उसी जगह पर लेके जाता है, जो पहले जो उसकी लोकेशन जहाँ पर लेके जा रहा था वो एड्रेस पर, उसी एड्रेस पर लेके जाता है, जो हमें रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देती है। अब है हमारा होस्टिंग का होता है, वेब होस्टिंग इज अ सर्विस ऑफ प्रोवाइडिंग ऑनलाइन स्पेस फॉर वेब पेजेस। एक ऑनलाइन स्पेस प्रोवाइड कराना वेब पेजेस को वेब होस्टिंग कहलाता है। These web pages are made available via World Wide Web। These companies which offer website hosting is known as web host। जो कंपनीज ऑफर कराती है वेब होस्टिंग उन्हें क्या कहते हैं, वेब होस्ट, ठीक है। द सर्वर ऑन विच वेबसाइट इज होस्टेड रिमेन स्विच्ड ऑन 24/7 आवर्स। जिन सर्वर्स पर वेब होस्ट होती है वो स्विच्ड ऑन रहते हैं हर वक्त। These servers are run by web hosting companies। ये सर्वर्स रन होते हैं वेब होस्टिंग कंपनीज के द्वारा। Each server has its own IP address। हर एक सर्वर का अपना एक IP एड्रेस होता है। Since IP address are difficult to remember, therefore webmaster points their domain name to the IP address of the server। IP एड्रेस रिमेंबर करना डिफिकल्ट है तो क्या वेबमास्टर पॉइंट करता है डोमेन नेम ऑफ द सर्वर देयर वेबसाइट इज स्टोर्ड ऑन, जहाँ पर वेबसाइट स्टोर होती है। अब टाइप्स ऑफ होस्टिंग देखते हैं। पहला है शेयर्ड होस्टिंग। इन शेयर्ड होस्टिंग द होस्टिंग कंपनी पुट्स थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट ऑन द सेम फिजिकल सर्वर। इसमें क्या होता है, होस्टिंग कंपनीज जो होती हैं वो थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज सर्वर पर होस्ट कर देती हैं। Each server has their own allocation of physical web space and a set of bandwidth limit। हर एक कस्टमर के पास अपना एलोकेशन होता है और फिजिकल वेब स्पेस होता है। एंड ऑल वेबसाइट शेयर सेम फिजिकल मेमोरी
सारी जितनी भी वेबसाइट होती हैं इस सर्वर पर वो सेम फिजिकल मेमोरी यूज करती हैं, MySQL server and Apache server. One website on the server experiencing high traffic load will affect performance of all website on the server. इस वजह से क्या होता है, ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता है सर्वर पर और परफॉर्मेंस जो है वेबसाइट्स की वो गिर जाती है। अब सेकंड है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, also known as dedicated server. It is a server which is partitioned into smaller server. ये क्या करता है, एक सर्वर को छोटे छोटे सर्वर्स में पार्शन कर देता है, ठीक है। अनलाइक शेयर्ड होस्टिंग, VPS डजेंट शेयर मेमोरी और प्रोसेसर टाइम। शेयर्ड होस्टिंग की तरह VPS जो है मेमोरी और प्रोसेस टाइम शेयर नहीं करता, rather it allocates certain amount of memory and CPU to use, which means that any problem on an VPS partition on the same drive will not affect other VPS customer. यह करता है allocate कर देता है amount of memory और CPU, जिससे क्या होती है, प्रॉब्लम अराइज नहीं होती है हमारी जो एक दूसरे को अफेक्ट करती है, जिससे एक दूसरे को अफेक्ट पहुंचे। अब है थर्ड डेडिकेटेड सर्वर। डेडिकेटेड सर्वर क्या होता है, इस काइंड ऑफ होस्टिंग सिंगल डेडिकेटेड सर्वर इज सेट अप फॉर जस्ट वन कस्टमर। इट इज कॉमनली यूज्ड फॉर बाय द बिजनेसेस दैट नीड द पावर कंट्रोल एंड सिक्योरिटी दैट अ डेडिकेटेड सर्वर ऑफर्स। इसमें क्या होता है, ये बिजनेसेस के लिए यूज होता है जो हमें पावर देता है, कंट्रोल देता है और सिक्योरिटी देता है, ठीक है। तो ये बिजनेसेस के लिए ज़्यादा अच्छा होता है, ये एक कस्टमर के लिए यूज होता है। और फोर्थ हमारा रिसेलर होस्टिंग। A reseller acts as a middleman and sells hosting space of someone else server. ये क्या करता है, ये मिडलमैन की तरह एक्ट करता है और हम सेल करता है ये होस्टिंग स्पेस को किसी को, कोई सा सर्वर। ग्रिड होस्टिंग, इंस्टेड ऑफ यूटिलाइजिंग वन सर्वर, ग्रिड होस्टिंग स्प्रेड रिसोर्सेज ओवर लार्ज नंबर ऑफ सर्वर्स। यूटिलाइज करने की जगह एक सर्वर को ग्रिड होस्टिंग स्प्रेड कर देता है लोकेशंस ओवर अ लार्ज नंबर ऑफ सर्वर्स पर। इट इज अ क्वाइट स्टेबल एंड फ्लेक्सिबल सर्वर, कैन बी एडेड और टेकन अवे फ्रॉम द ग्रिड विदाउट क्रैशिंग द सिस्टम, जो ग्रिड से बचाता है हमें और क्रैशिंग से बचाता है सिस्टम की। अब आता है रेस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग। रेस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग is about creating web pages that look good on all devices. Our responsive web design will automatically adjust for different screen sizes and viewports. रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन क्या होता है, ये मतलब हमने ये कोई वेबसाइट बनाई और वो हर एक के स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंगली खुद अपना लेआउट और साइज रिसाइज खुद हो जाएगी, अपना जो लेआउट है वो खुद चेंज कर रही है। तो क्या है, रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइनिंग है। Responsive web design is about using HTML and CSS to automatically resize, hide, shrink और enlarge a website. वही बात जो मैंने कही है वही है, to make it look good on all devices, desktop, tablet and phones. अब देखते हैं टाइप्स ऑफ वेबसाइट। वेबसाइट कितने तरह की होती है, दो तरह की, स्टैटिक और एक डायनेमिक। स्टैटिक वेबसाइट देखते हैं। In static website, web pages are written by the server which are pre-built source code file. जो प्रीबिल्ट सोर्स कोड फाइल्स होती हैं उन्हें क्या करता है, उन वेब पेजेस को रिटर्न करता है, रिटर्न होती हैं वो वेब पेजेस किसके द्वारा, सर्वर के द्वारा। built using simple languages such as HTML, CSS और JavaScript. There is no processing of content on the server. Pages are returned by the server with no changes. इसमें changes नहीं हो सकते। Therefore static website are fast. Static websites जो है fast होती हैं इसी वजह से। There are no interaction with databases. Also, they are less as the host does not need to support server-side process with different language. इसमें डाटाबेस से जो है इंटरेक्शन नहीं होती है, इस वजह से क्या होती है, फास्ट होती है और चेंजेस भी नहीं हो सकते इस वजह से। अगर ये क्वेश्चन आए वैसे तो इम्पोर्टेंट है, ये आता ही है, तो उसके लिए आपको डायग्राम भी बना कर आना है। ये वेब ब्राउज़र है, ये रिक्वेस्ट है, ये रेस्पॉन्स है और ये वेब सर्वर है। वेब स्टेप वन में क्या होगा, वेब ब्राउज़र से रिक्वेस्ट आएगी, ठीक है ना, कि हमें ये डाटा चाहिए फ्रॉम वेब सर्वर, रिक्वेस्ट आएगी वेब सर्वर पर और वेब सर्वर से क्या होगा, वो डाटा, वो पेज
वेब सर्वर्स फाइंड पेज, और फिर क्या करेगा वो रेस्पॉन्स पे, मतलब वो सेंड कर देगा वो पेज को जिस ब्राउज़र ने वो पेज मांगा होगा उसको। अब आते हैं डायनेमिक वेबसाइट। In dynamic website, web pages are returned by the server which are processed during runtime. ये वो वेब पेजेस रिटर्न करता है सर्वर जो प्रोसेस्ड होती है ड्यूरिंग रन टाइम, मीन्स दैट दे आर नॉट प्री-बिल्ट वेब पेजेस बट दे आर बिल्ट ड्यूरिंग रन टाइम। ये क्या होता है, बिल्ड होते हैं ड्यूरिंग रन टाइम अकॉर्डिंग टू देयर यूजर्स डिमांड विद द हेल्प ऑफ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज सच एज PHP। ठीक है, दे आर स्लोअर देन स्टैटिक वेबसाइट से, स्लो होती है स्टैटिक वेबसाइट से, बट अपडेट्स एंड इंटरेक्शन विद डाटाबेसेस आर पॉसिबल। बहुत ईजी लैंग्वेज में है, सब समझ में आ रहा है। Dynamic websites are used over static websites as updates can be done very easily as compared to static websites. But in dynamic website, it is possible to do a common change once. It will reflect in all web pages. ठीक है, अगर एक बार हम चेंज करते हैं स्टैटिक में, एक ही बार चेंज होता है, वो सब में रिफ्लेक्ट हो जाता है वेब पेजेस पे। इसमें वैसे तो चेंज होता नहीं है स्टैटिक में, और डायनेमिक में हम आराम से कर सकते हैं। अब एक टॉपिक है हमारा वेब स्टैंडर्ड एंड W3C रिकमेंडेशन। इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है, ये एक ओपन प्लेटफॉर्म है फॉर वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए। बहुत इजी लैंग्वेज में है, आप पढ़ लीजिए। और ये इसके एप्लीकेशंस है, रेंडरिंग ऑफ वेब पेजेस, enabling access from any device, architecture of web, authoring tools वगैरह। अब हम HTML पर आ जाते हैं जल्दी से। HTML stands for Hypertext Markup Language, ये आपको पता ही होगा। HTML is the standard markup language for creating web pages. HTML describes the structure of web pages. It consists of a series of elements. HTML element tell the browser how to display the content. HTML के अंदर कई सारे एलिमेंट होते हैं जो क्या बताते हैं, ब्राउजर को बताते हैं कि किस तरह से आपको कंटेंट डिलीवर करना है या शो करना है। ठीक है, HTML elements label pieces of content such as this is the heading, this is a paragraph, this is the link, etc. ठीक है, identifies the file X containing HTML coded information is used in association with the file extension .html. जो HTML की फाइल बनाते हैं हम .html एक्सटेंशन से बनाते हैं। It is used to design the web pages, or we can say structure of the page layout of a website. इससे क्या करते हैं, हम डिज़ाइन करते हैं वेब पेजेस को, और एक तरह से हमारा मेन वो होता है स्ट्रक्चर वेबसाइट का। HTML से हम मेन स्ट्रक्चर बनाते हैं वेबसाइट का। इट इज़ नॉट एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज मार्कअप लैंग्वेज, इट इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, इसके अंदर कोई लूप्स वूप्स के कॉन्सेप्ट नहीं होते। ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट का। The basic structure of an HTML document consists of 5 elements. उससे पहले होता है डॉक टाइप, है ना, फिर HTML है, HTML टैग, फिर हेड टैग है, फिर टाइटल, फिर बॉडी। ये 5 क्या होते हैं, स्ट्रक्चर। 5 बेसिक स्ट्रक्चर है ये HTML डॉक्यूमेंट बनाने के, एलिमेंट है ये 5। इसमें बॉडी के अंदर हम कंटेंट लिखते हैं, हेड के अंदर हम टाइटल वगैरह लिख देते हैं, और या फिर लिंक कर देते हैं अपनी CSS वगैरह भी कर सकते हैं लिंक हम हेड के अंदर। वैसे तो बॉडी में भी लिंक कर सकते हैं हम। ये सब चीज़ें होती हैं इसमें। ये कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे हेडिंग टैग, ये कुछ टैग होते हैं इसके अंदर, जैसे हेडिंग टैग है। हेडिंग टैग में ये 6 तरह के होते हैं हेडिंग टैग, वैसे H1, H2, H3, H4, H5 और H6। और सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी H1 की होती है इसमें, और साइज भी सबसे ज़्यादा बड़ा जो हेडिंग का लिखा आता है, कुछ भी लिखते हैं हम हेडिंग इस टैग के अंदर H1 के, वो ज़्यादा बड़ा होगा इन कंपेयर टू H2 और H3। यूज द हेडिंग्स टू सेट टाइटल्स, इससे क्या करते हैं हम हेडिंग्स सेट करते हैं टाइटल्स के लिए, एंड सब हेडिंग मार्क विद H1 प्राइमरी टाइटल ऑन द पेज। It's recommended to have only one H1 on the page that is similar to the title. इस तरह से लगाते हैं H1, है ना, और जहाँ पर लगाते हैं वहीं पर उसके बाद वो चीज़ लिखने के बाद कंटेंट जो भी हम लिखना चाहते हैं इसके अंदर इंफॉर्मेशन, उसके बाद से क्लोज करते हैं। इसी तरह H6, H2, H4, H5 कुछ भी H6 तक हम लिख सकते हैं, और H6 का साइज सबसे छोटा होगा इन सब में। ये लाइन ब्रेक के लिए यूज़ होता है, अगर कोई लाइन ब्रेक करनी है, हमें कोई चीज़ लिख रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि वो अगली लाइन में लिखें, तो हम BR टैग यूज़ करते हैं। ये
लाइन ब्रेक टैग है। फिर है पैराग्राफ, अगर हम कुछ भी पैराग्राफ लिखना चाहते हैं तो वो पैराग्राफ टैग है, पी उसके अंदर लिखते हैं।